गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो कल वर्तमान में एक पेपर हुआ असिस्टेंट कमांडेंट CAPF का, उसका पेपर हल करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी माध्यम में। ठीक ना। तो हम इस पेपर को हल करते हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों तो आप लोग मिलाते जाइएगा और देखते जाइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आखिर इस साल का कट ऑफ कितने पे गिरेगा, कितने पे नहीं गिरेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि गुरुत्व के प्रभाव के अंतर्गत, क्या लिखा है? गुरुत्व के प्रभाव के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिर रहे किसी पिंड के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है शून्य त्वरण सदैव शून्य वेग को सूचित करता है। दूसरा है शून्य त्वरण को पिंड के वेग के साथ कोई संबंध नहीं है। तीसरा है किसी क्षण में शून्य वेग का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि उस क्षण में त्वरण शून्य है। और चौथा ऑप्शन है डी, स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान प्रारंभ से अंत तक त्वरण सतत रहता है। तो इसका आंसर क्या है कि शून्य के त्वरण से, क्या लिखा है? शून्य के त्वरण से, शून्य त्वरण सदैव शून्य वेग को सूचित करता है। इसका आंसर क्या है? शून्य त्वरण सदैव शून्य वेग को सूचित करता है। इसका पहले का आंसर क्या था? ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक ही स्रोत से उत्पन्न होने वाली दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या? किसी एक ही स्रोत से उत्पन्न होने वाली दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसमें ऑप्शन है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। फिर इसमें लिखा है एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं, एक ही बिंदु पर समाप्त होती हैं और स्थिति अनुसार एक दूसरे को काट सकती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी कोई चुंबकीय रेखा है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इसका ऑप्शन है ए। कौन सा है इसका ऑप्शन? ए। ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि फ्लेमिंग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है पूछा गया है। तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम मीन्स बाएं हाथ का नियम एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा वहन चालक पर बल की दिशा को निर्धारित करता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम मीन्स दाएं हाथ का नियम एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा वहन चालक पर बल की दिशा को निर्धारित करता है। तीसरा है बाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम दोनों ही किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा वहन चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के नियम का चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जो पहला नियम है और दूसरा नियम है और तीसरा नहीं, जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शनों में बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो एक चुंबकीय क्षेत्र की धारा प्रवाह चालक की दिशा को निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? इसका ऑप्शन है बी। क्या होगा इसका ऑप्शन? बी। इसको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन है बी। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ कि चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या पूछा गया है? गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही कौन सा है इसमें से? सभी आवर्ती गतियां अनिवार्य रूप से सरलावर्त गति होती हैं, ये गलत है। सभी आवर्त गतियां अनिवार्य रूप से आवर्ती गतियां होती हैं, ये भी गलत है। तीसरा है कि सभी सरल आवर्त गतियों और गति की आवर्तीता के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। तो और चौथा हैगा सरल आवर्त गति और आवर्ती गति के बीच संबंध गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है सही? इसका ऑप्शन है सी। चौथे का ऑप्शन है सी, सरल आवर्त गतियों और गतियों की आवर्तीता के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए गति सीमा, पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है गति सीमा से अधिक रफ्तार वाले वाहनों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त रेडार किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए हैं रमन प्रभाव, प्रेरण प्रभाव, डापला प्रभाव और कूलम प्रभाव। तो इसका आंसर रहेगा डी, कूलम प्रभाव। कौन सा है? कूलम प्रभाव। अब देखते हैं आगे छठवें क्वेश्चन पर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है? तो आपको पहले तीनों नियम मालूम होने चाहिए। तो पहला नियम क्या है? प्रकृति में कोई भी नहीं, पहला ऑप्शन क्या है? प्रकृति में कोई भी बल
कभी भी एकल रूप से प्रभावी नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है जब गुरुत्व के कारण पृथ्वी किसी पत्थर को नीचे की ओर खींचती है तो पत्थर भी पृथ्वी पर एक बल डालता है। तीसरा ऑप्शन है तीसरे नियम में एक कार्य कारण संबंध अंतर्निहित है। और चौथा ऑप्शन है तीसरे नियम में कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं होता है। तो जो इसका जो आंसर सही है, नहीं पूछा गया था, तो इसका आंसर हैगा डी, क्योंकि जो तीसरे नियम में कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है, ये है इसका ऑप्शन का आंसर। अब आते हैं मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है। मैग्नीशियम का उपयोग किस चीज में होता है, तो इसमें ऑप्शन है आतिशबाजी में, एक चमकीले सफेद प्रकाश उत्पन्न करने में, आभूषणों के मणिरत्नों में, रोगी के आहार नाल परीक्षण करने में और जल के शुद्धिकरण में। तो जल के शुद्धिकरण में तो क्लोरीन का होता है और आभूषण बनाने में तो सोने चांदी या रत्नों में दूसरी चीज का होता है। लेकिन जो पटाखे होते हैं या फिर आतिशबाजी, उसमें होता है वो भी सफेद प्रकाश उत्पन्न करने में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ठीक ना। और इसके बाद यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लूसेंट साइंस जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो पढ़ाता हूँ, ठीक ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी में किसी ने नहीं डाला है, मैं ही पहली बार हिंदी में डाल रहा हूँ, ठीक ना। तो अब बढ़ते हैं आज के आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित घटकों में से क्या लिखा है, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक पेंट या प्रलेप में नहीं होता है। क्या है, पहला ऑप्शन है तारपीन तेल, दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल, तीसरा है थायोयूरिया, चौथा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है सी, थायोयूरिया। त्वरक जो है वो क्या है, नहीं होता, प्रलेप या पेंट नहीं होता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है, ये क्या नहीं होता है, पेंट नहीं होता है। अब नौवें पे क्वेश्चन आते हैं। तो नौवां क्वेश्चन बोल रहा है क्षारीय मृदा धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्षारीय मृदा धातुओं के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रांसियम लवण दहन पर लाल ज्वाला उत्पन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है चिकित्सा में एक्स किरणों द्वारा किसी रोगी की आहार नाल की जांच के लिए बेरियम धातु का उपयोग होता है। चौथा है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए पर्णहरित के निर्माण हेतु हरे पादपों को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। चौथा है सभी रत्न का लाल लाल जो लिखा है, सभी रत्न का लाल रंग इसमें उपस्थित बेरियम तत्व के कारण होता है। क्या लिखा है, लाल रंग इसमें उपस्थित बेरियम तत्व के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन है इसका आंसर रहेगा नौमा। क्या है इसका आंसर, नौमा, ठीक ना, इसको ध्यान, नौमे का है डी। क्या है नौमे का, डी। अब इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सा गैस, निम्नलिखित में से किस गैस में विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप लोगों ने कौन सा लगाया कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं है पता, ठीक, हम बताते हैं। तो पहला है इसमें हीलियम, दूसरा है इसमें ऑर्गन, तीसरा है इसमें नाइट्रोजन और डी नंबर पर है नियान। तो इसका ऑप्शन है नियान। क्या होता है, जो नियान गैस है उसको विद्युत धारा में प्रवाहित करने पर उस कौन से प्रकाश उत्पन्न करती है, लाल। ये मैंने लाल कलर से ही टिक लगाया है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक उपयोग में लाई जा सकती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि उपयोग में लाई जा सकती है। पहला लिखा है इसमें कथन या उबालना, क्वथनांक लिखना चाहिए था, उन्हें क्वथन लिख दिया। क्या है, उबालना। बी नंबर पे है आयन विनिमय, सी नंबर पे है चूना उपचार या लाइम ट्रीटमेंट और डी नंबर पे है बुद्धू बुधाता। तो इसका आंसर क्या है, सी नंबर। क्या है इसका आंसर, नहीं सी नहीं है, इसका आंसर है आयन विनिमय। क्या है इसका आंसर, आयन विनिमय, बी नंबर पर है। आयन विनिमय द्वारा ही जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। अब आते हैं 12 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का घटक नहीं है। का नहीं है, धूम कोहरा का घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अब उसको भी देख लेते हैं। पहले आता है कौन सा, ओजन, दूसरा आता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तीसरा आता है पॉली एरोमेटिक और डी आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा कौन सा क्या नहीं है, धूम कोहरा का घटक नहीं है। तो 12 नंबर का है सी, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या नहीं है, धूम कोहरा का वो नहीं है, घटक नहीं है। अब इसके बाद आते हैं 13 नंबर पर। यूकेरियोटिक क्रोमोटेन किससे बना होता है। यूकेरियोटिक क्रोमोटेन किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, केवल डीएनए, बी नंबर पर है डीएनए एवं प्रोटीन, सी नंबर पर है
डीएनए एवं आरएनए, और डी नंबर पर है आरएनए एवं प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन है बी नंबर, डीएनए और प्रोटीन से क्या बना रहता है, यूकेरियोटिक क्रोमेटिन बना रहता है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक संघ में आप द्विपार्श्व सममित एवं पिकोरिकी काम वाले ऐसे जंतु को रखेंगे जिससे कि वास्तविक आंतरिक गुहिका अनुपस्थित हो? तो उसका 14 का ऑप्शन है बी, प्लेटो हेल्मिनीथ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। इसका हैगा 14 का बी नंबर। अब आते हैं 15 पर। मनुष्यों में श्वसन के समय गैसीय विनिमय का वास्तविक स्थान है, तो कौन सा है, कूपिका। अब आते हैं 16 नंबर पर। क्या लिखा है, मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है एवं हृदय स्पंद के दौरान नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन है, एंड्रिलीन, एंड्रिलीन। 16 का ए है। अब इसके बाद आते हैं 17। मानवों में कुछ रसायन जो तंत्रिका कोशिका के बीच अंतर्द्रव्यन को पार कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से घोषित होते हैं? इसका ऑप्शन है 17 का सी, तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका सिरे से। कहाँ से, तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका सिरे से। अब इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक पट्टिकाड़ी प्लेटलेट का प्रमुख कार्य होता है? तो पट्टिकाड़ी का क्या कार्य होता है, रक्त का स्कंदन। क्या होता है, रक्त का स्कंदन होता है। प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, रक्त का स्कंदन। 19वां है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की समान द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य है होती है, इसका आशय है कि उनमें निम्नलिखित समानता है। इसका आंसर क्या है, 19 का ए है। क्या है, रेखीय संवेग। क्या होता है इसका आंसर, रेखीय संवेग। इसके बाद आता है 20 नंबर पर कि तेल और जल मिश्रित नहीं होते, ऐसा किस गुणधर्म के कारण होता है? तो 20 का आंसर है डी, पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों नहीं होते, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अब इसके बाद आते हैं 21 पर। त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट पर वह पदार्थ का अस्तित्व क्या होता है, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, वाष्प अवस्था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। क्या, 1, 2 और 3, ठोस अवस्था भी, द्रव प्रावस्था भी और वाष्प प्रावस्था में भी क्या होता है, त्रिक बिंदु का उपयोग होता है। किस नियतांक पर गुप्त ऊष्मा ऊष्मा के परिवर्तन में संगत होती है? किस, क्या लगा इसमें, किस नियतांक पर गुप्त ऊष्मा ऊष्मा में परिवर्तन की संगत होती है? तो इसका आंसर है केवल तापमान पर। क्या, केवल तापमान पर। अब देखिए 23 नंबर पर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, सी नंबर, किसी आवृत्ति V0 पर उत्क्षेपित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऊर्जा उत्सापित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि करने में परिवर्तित नहीं होती है। अब आते हैं आगे 24 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु की औसत परमाणु संहति निम्नलिखित में से कौन सी एक है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 35.35 यू। क्या है, 35.35 यू। अब इसके बाद आते हैं 25 नंबर पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ट्रोपोलॉन। कौन सा नहीं है, ट्रोपोलॉन। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट है? कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट है? तो बॉक्साइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, बॉक्साइट। अब इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पाइरुवेट में स्थानांतरित होता है? क्वेश्चन आया है किस भाग में, तो किस भाग में होता है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में। अब आते हैं 28 पे। निषेचन पश्चात बीजांड, ओव्यूल एवं अंडाशय, ओवरी क्रमिक रूप में विकसित होकर क्रमशः क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं, बीज और फल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए, बीज और फल बनाते हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं कितने नंबर पे क्वेश्चन पे, 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, पूछा गया है। तो सी नंबर पर कौन सा क्वेश्चन, सी में सभी ऊतकों में ग्लूकोज विखंडित होकर CO2 H2O और ऊर्जा देता है। ये है इसका कौन सा है, सी नंबर। ठीक ना, 29 का सी नंबर है।
30 का एक ही खेत की विभिन्न पंक्तियों में दो अथवा दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? यहाँ क्या कहलाता है? अंतर फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर फसल। बी क्वेश्चन बी है इसका आंसर। 31 में निम्नलिखित में से किसने फेड कप हार्ट पुरस्कार 2020 जीता था? तो किसने जीता था? सानिया मिर्जा ने। किसने जीता था? सानिया मिर्जा ने। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अब आता है 10 मई 2020 को मिशन सागर के अंतर्गत विभिन्न देशों को खाद्य एवं कोविड संबंधी सहायता पहुंचाने हेतु किस जहाज की तैनाती की गई थी? तो जहाज का नाम पूछा गया है, तो जहाज का नाम है INS सतपुड़ा। क्या है? INS सतपुड़ा। 34 वर्ष 2019 और 20 में भारत सरकार के सकल कर राजस्व में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है? तो इसमें किसका सर्वाधिक योगदान है? निगम कर का, कारपोरेट टैक्स का। अब आता है MSME से क्या तात्पर्य है? MSME से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम से तात्पर्य है। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। विश्व आर्थिक मंच के 74वें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। सी नंबर पर, ठीक ना। कौन सा देश है? स्वीडन। अब ऑपरेशन सद्भावना, क्या पूछा गया? ऑपरेशन सद्भावना किसकी पहल है? तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय वायुसेना की पहल है। किसकी पहल है? भारतीय वायुसेना की पहल है। अब यहाँ क्वेश्चन आया है तो 37 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं हम 38 नंबर पर। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय थल सेना में का निम्नलिखित में से कौन सा पद या रैंक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष होती है? तो कौन सी है? सी लेफ्टिनेंट कर्नल। और सौर शहरों का विकास डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज कार्यक्रम के अनुसार 5 वर्ष की समाप्ति पर पारंपरिक ऊर्जा की दर्शाई गई मांग की न्यूनतम कमी कितनी है? कितनी प्रतिशत है? 10% है। मई 2020 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ भागों में विध्वंस करने वाले चक्रवात को निम्नलिखित में से किस देश के सुझाव पर अम्फान नाम दिया गया था? तो नाम क्या था? थाईलैंड देश के नाम पर। अब आते हैं 41 नंबर पे। प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाकर। रेत, बालू अथवा समुद्री कंकड़ सिंथिल का एक लंबा सकरा फैलाव जिसका एक छोर मुख्य भूभाग का जुड़ा होता है कहलाता है टोम्बोला। 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल भित्ति के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? ये भूकंपों से समुदायों की रक्षा करते हैं, ठीक ना, ये गलत है। अब आते हैं 44 नंबर पे। एकेसिया वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं? डी नंबर, माने तीनों सही हैं। इसका एक लंबा उत्थाल जड़ तंत्र होता है, इसे नमी आर्द्रता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाता है। जल की हानि को रोकने के लिए इसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। क्या होती हैं? इसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं, इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं हम कांटेदार के बाद अब आते हैं इसके 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि दरद भाषा समूह या ददरिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए मीन्स भारतीय इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कौन सी? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब इसके बाद आते हैं 46 नंबर पर। वर्ष 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 वर्गों में नहीं है? क्वेश्चन आया है 4 वर्गों में नहीं है, तो क्या नहीं है? घरेलू कामगार नहीं है, ठीक ना, देखते जाना अच्छे से। घरेलू कामगार नहीं है। 47 नंबर पर आते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में रोजगार की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन सा सही है इसमें? बी नंबर सही है। बी मीन्स केवल 1 और 2। 1 मीन्स भारत में निर्माण क्षेत्र ने बाहरी पुरुष कार्यबल के लगभग 10वें भाग को रोजगार दिया है। दूसरा है भारत में लगभग 1/4 शहरी महिला श्रमिक विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत थी, ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे।
48 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब प्रत्येक समोसे का मूल्य 12 रुपये था तब कुमार एक महीने में 30 समोसे खाया करता था, और जब समोसे का मूल्य बढ़कर 15 रुपये प्रति नग हो गया तब कुमार एक महीने में केवल 20 समोसे खाता था। तो कुमार द्वारा समोसे के लिए मांग की गई कीमत लोच क्या है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, 1.33। कितना है, 1.33। अब आते हैं 49 नंबर पर, भारत की में खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पण्य सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन से सम्मिलित किए गए हैं, इनमें ऑप्शन दिए हैं गेहूं, धान, तंबाकू और चीनी। तो इनमें से आपका आंसर है गेहूं, धान और चीनी। तो कौन सा ऑप्शन है, डी। अब देखिए इसके बाद आते हैं 50 नंबर पर, हरित क्रांति की प्रथम चरण 1966 से 72 के भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन राज्यों में खाद्यान्न की उच्च उपज देने वाली किस्में परिवर्तित की गई थी। तो कौन से में की गई थी, 3 और 4 में। तो पंजाब और हरियाणा में। कहाँ कहाँ, पंजाब और हरियाणा में, ठीक ना। अब आते हैं 51 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा से हड़प्पा सभ्यता का के सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प हैं। तो कौन से हैं, 51 का है बी, मीन्स एस्टीएटाइल स्टीएटाइट सील और मानकीकृत अनुपात की ईंट, ठीक ना। तो आंसर है बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, निम्नलिखित में से किस एक को मौर्य काल की 16 महाजनपदों में से सूचीबद्ध नहीं किया गया था। तो किसे सूचीबद्ध नहीं किया गया था, कलिंग को। किसे, कलिंग को। अब आते हैं 53 नंबर पर, धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों के कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें निर्धारित किया गया है। तो किन्हें निर्धारित किया गया है, व्यापार करने वालों को। किन्हें, व्यापार करने वालों को, केवल बी, ठीक ना। इनको ध्यान रखना है आपको, कौन सा है, बी। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे की सवाल की क्या है अंक का। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो कौन सा से सही है कथन, सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया, ये तो सही है। दूसरा है सातवाहन ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और पुनर्निर्माण करवाया, ये गलत है। तो क्या है, केवल सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर राज किया। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में प्रतिष्ठित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है, इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्या है इसका आंसर, इन्हें विधि की वैधानिकता के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। तो किसी राज्य की राज्यपाल विवेकाधिकारी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल विवेकाधिकारी का प्रयोग कर सकता है जब, 56 नंबर का क्वेश्चन है, जब वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से संतुष्ट ना हो, संविधान कुछ निश्चित मामलों से उसे विवेकानुसार कार्रवाई की अपेक्षा करे, वह निश्चित निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो। तो इसका आंसर क्या है, तीनों, ठीक ना। कौन है, तीनों हैं। अब इसके बाद आते हैं 57 नंबर पर, समाजवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है, अब देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ ये समाजवादी समाज का विश्लेषण आयतन के आधार पर करते हैं, ये सही है। दूसरा है यह समुदाय की केंद्रीयता पर बल देता है, ये भी सही है। तीसरा है समाजवादी यह विश्वास करते हैं कि समाज में वर्ग विभाजन यथार्थता है और इसलिए अप्रतिकार योग्य है। डी है समाजवाद का विश्वास है कि सामग्री लाभ आवश्यकता के अनुसार वितरित होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा अंतर है, 57 में सी, ये गलत है, ठीक ना, ये नहीं है, एक सही नहीं है, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं 54 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, सही नहीं है, बताइए, आपको सही बताना है। तो कौन सा कथन सही है इसमें से, ये 57, सॉरी ये थोड़ा हाँ निकाल देते हैं। ये देखिए कौन सा सही, 58 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करेंगे तो 58 का आंसर क्या है, ए। तो ए का मतलब क्या हैगा कि जो पहले वाला है, ए का कौन सा आंसर है, ये देख लीजिए, यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, ये है। फिर बी का क्या आंसर है, सी है। क्या है बी का आंसर, 3 नंबर। फिर सी का नंबर क्या है, 2 नंबर। सी का 2 नंबर और 4 नंबर। आ गया समझ में, ठीक ना। अब आगे 59 नंबर पर पहुँचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मिनी रत्न के रूप में मान्य है। तो कौन सा मान्य है,
भारतीय विमान प्राधिकरण कौन सा है? भारतीय विमान प्राधिकरण, ए नंबर का। अब आते हैं हम 60 नंबर पर। मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक विकास सूचक प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। क्या है? स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, मीन्स सी है इसका ऑप्शन। और एडम स्मिथ द्वारा निम्नलिखित में से किसे अदृश्य शक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी? तो किसे दी गई थी? बाजार या कीमत तंत्र को। इसका आंसर है बी, इसका आंसर है सी, ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं 62 नंबर पर। किसी लागत और कीमत आयोग द्वारा गेहूं और चावल के लिए मूल्य स्तरों का निर्धारण किया जाना है, निम्नलिखित में से किस बात का उदाहरण है? तो किस बात का उदाहरण है? समर्थन मूल्य का, डी है इसका आंसर। भारत में मोबाइल फोन ऑपरेटर बाजार निम्नलिखित में से किस बात का उदाहरण है? तो किस बात का उदाहरण है? अल्पाधिकार का। कौन सा का है? अल्पाधिकार, ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे 64 नंबर पर। गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में व्यावसायिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता के ह्रास के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस सेक्टर का अंशदान है? तो किस सेक्टर का अंशदान है? अवसंरचनात्मक क्षेत्र का। कौन सा अवसंरचनात्मक क्षेत्र का है? नहीं, ये नहीं है, सॉरी, इसका आंसर हैगा बी। तो बी में कौन कौन से हैं? हाँ, ये भी है, अवसंरचनात्मक क्षेत्र भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी है, ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे 65 में। समुद्री तरंगों के दो क्रमागत शीर्ष अथवा गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दो समुद्री गर्त के बीच की दूरी को? 65 नंबर पर आता है क्वेश्चन ए, क्या कहते हैं इसको? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब आते हैं आगे 66 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक भूमध्य सागरीय देश नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? उत्तरी सूडान नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सहायकी अंतरण करने की पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है कि एलपीजी से। क्या संबंधित है? एलपीजी से। निम्नलिखित में से कौन सी काष्ठ भू आकृति आकार में सबसे बड़ी है? कौन सी भू आकृति आकार में सबसे बड़ी है? तो ए पैलेजे, पोलेजे, क्या है? पोलजे सबसे बड़ी आकार में होती है। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह प्रमुख समुद्र मार्गों पर स्थित है। यहाँ जहाज ईंधन भरने, पानी लेने और खाद्य वस्तु लेने के लिए लंगर डालते हैं, ठीक ना। अब आते हैं अपन 69 नंबर पर। निंदा प्रस्ताव, इनको अच्छे देखना आपको। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? 70 का बी है। इस पर चर्चा के लिए समय तथा तिथि निश्चित करने की सरकार स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन से एक धन विधेयक की सही विशेषता नहीं है? 71 का कौन सा है? डी। इसे दोनों सदनों में संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है, तो सही नहीं है। सामाजिक न्याय के विचार के लिए यह आवश्यक है कि समानुपातिकता के सिद्धांत में समान सभी दो। इसका जो 72 नंबर का ऑप्शन है ए, मीन्स इसके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर क्या है? ए। क्या है? समानुपातिकता के सिद्धांत में समान व्यवहार जोड़ा जाए, सभी व्यक्तियों को उचित तथा सम्मान महत्व दिया जाए, विशेष आवश्यकताओं को मान्यता देने के लिए व्यवहार की समानता से आगे बढ़ा जाए, ठीक ना। अब आते हैं हम 73 नंबर पर। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होता है, ये सही नहीं है, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है, ये सही नहीं है। अब आते हैं 74 नंबर पर। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से संबंध सही हैं, बताइए। तो 74 का पहला कौन सा है? 74 का सी, क्या है? दूसरा और तीसरा। सी नंबर पर क्या है? दूसरा और तीसरा। तो अर्थात राज्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं बनाने में राज्य पंचायतों की शक्तियां न्यायगत कर सकते हैं, और राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की शक्तियों को व्यापक निर्मित करते डिजाइन न्यायगत कर सकता है। अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, इस वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अब जो भी लेटेस्ट पेपर होता है उसका हल चाहिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी पेपर होगा यूपीएससी से रिलेटेड, उसको आपको तुरंत आपके पास यहाँ पेपर करके आपके पास पहुँचा दिया जाएगा, ठीक ना।
तो अब बढ़ते हैं आगे तरफ 75 नंबर क्वेश्चन पर। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सी नंबर का, कराईकल आसमायर विष्णु की शक्ति, कराईकल आसमायर विष्णु की भक्त थी, ये नहीं है सही। अब इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किरातार्जुनीय के रचयिता हैं। किरातार्जुनीय के रचयिता कौन है? भारवी। कौन है? भारवी। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंडारिया महादेव का मंदिर सही विवरण है? तो कौन सा है कंडारिया महादेव का सही विवरण? डी, खजुराहो का मंदिर। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 78 नंबर का है, तो इसका ऑप्शन है डी। डी मीन्स 1 और 3। तो देख लेते हैं इसको 1 और 3 के बारे में थोड़ा, क्या है 1 और 3। देखिए तो अब 1 और 3 नंबर में क्या है, ये अपने मृतकों को मिट्टी में गाड़ते थे और ये बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। अब आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। तो 79 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विट्ठल मंदिर स्थित है? तो किस स्थान पर विट्ठल मंदिर स्थित है? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। अब इसके बाद आता है भारत की संघ सरकार की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों में से एक कथन सही नहीं है, पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ही वाला, भारत सरकार भारत के बाहर के किसी राज्य क्षेत्र के विधायी कार्यों को उस राज्य क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता करके अपने हाथ में ले सकती है, ऐसा नहीं कर सकती भारत सरकार, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही हैगा? ए नंबर का, नहीं ए नंबर का नहीं, बी नंबर का। कौन सा एक कथन सही है? बी नंबर का, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। फिर इसमें लिखा है 82 राज्य सूची के अंतर्गत विधान पारित करने के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? राज्यों के लिए अन्य रूप में आरक्षित क्षेत्र राज्य सूची में कतिपय परिस्थितियों में भी संसद विधान बना सकती है और राज्य सूची के अधीन आने वाली किसी विषय पर किसी भी परिस्थिति संसद विधान नहीं बना सकती है। राज्य सूची के अधीन किसी विधि को पारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्यसभा द्वारा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में मतदान द्वारा समर्थित संकल्प को पारित किया जाना अपेक्षित है। तो ये इसका हैगा सी नंबर। क्या है इसका सी ऑप्शन? क्या है? 1 और 3 मिनी 1 और 3 है, ठीक ना। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन पर क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अध्ययन के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है इसका? सी मीन्स 1 और 2। राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन को 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। अब आते हैं हम आगे की तरफ। इसमें सूची बनानी है, जोड़ी मिलानी है। तो जोड़ी लिखा है, धूमकेतु का नाम लिखा है और देश का नाम लिखा है। तो 84 नंबर तो जो दिया है क्वेश्चन, इस 84 नंबर में देखिए इसका आंसर है ए। क्या है इसका आंसर? ए। क्या है इसका आंसर? ए। तो ए मीन्स पहले की जोड़ी क्या है? 4 नंबर पर है। क्या है पहले की जोड़ी? 4 नंबर। और दूसरी बी की जोड़ी क्या है? 3 नंबर पर है, दिख रही। और सी की जोड़ी क्या है? 2 नंबर पर है। वो तो जो अभी इसके पहले जोड़ी आई थी ना, बिल्कुल सेम जोड़ी बनाई गई है, ठीक ना। अब देखिए, अब आते हैं हम 85 नंबर क्वेश्चन पर। तो 85 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सरकार की सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना देश की सभी घरों की विद्युतीकरण से संबंधित है, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं 86 कार्टाजेना प्रोटोकॉल जिसमें भारत एक पक्षधार है, किससे संबंधित है? तो 86 नंबर का किससे संबंधित हैगा? बी, जैव विविधता सम्मेलन। कौन से? जैव विविधता सम्मेलन के तत्वाधान की तय की गई जैव विविधता से। अब आते हैं 87 दो निकटवर्ती एवं भिन्न पादप समुदायों के बीच की सीमा को घेर लेने वाली विविध प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या जाना जाता है? तो कैसे जाना जाता है? संक्रामिका या इकोटोना। क्या लिखा है? इकोटोन या संक्रामिका। अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। सुलह ई कुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसका अर्थ? है परम शांति, सबसे पहला। फिर दूसरा लिखा है यह इस सभी धर्मों की विचारधाराओं के लिए है, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता संभव है। सुलह ई कुल के आदर्श राज्य नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। तो इसका आंसर है तीनों। क्या है? तीनों। अब आते हैं मुगल राजाओं की राजधानी नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अब देखिए 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर रहे समाप्त किया गया जो
तो 1564 में मुस्लिम कर दिया कि मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर समाप्त कर दिया गया। तो इसका 89 का उत्तर है सी। क्या है इसका? सी। पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी मुगल सम्राटों को आर्थिक अनुदान नहीं दिया गया। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं 90 पर। तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता हैं? क्वेश्चन आया है तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो किसके हैं? डी, माने एक रामचरितमानस और तीसरा कवितावली के हैं। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है 18वीं सदी के आरंभ में मराठाओं ने 15,000 घुड़सवार सैन्य दस्ते के साथ मुगल राजा के अधीन कार्य करना स्वीकार किया था। तो 91 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। तो दक्कन और दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुखी कर लगाने का अधिकार। ठीक है ना। अब देखिए, भारत की परिसीमन आयोग के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितना सरल क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है 500। क्या है इसका आंसर? 500। इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक ना। अब आया है निम्नलिखित में से वह पहला गैर सरकारी सदस्य कौन था जो 24 अगस्त 1925 को केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित हुआ था? तो कौन थे? आपको मालूम है? नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, विट्ठल जे पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या नहीं, या सही है या नहीं है? ठीक ना। देखते हैं। अब तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? डी। इसका आंसर है डी। तो कौन सा है? 1 और 3। लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ता है और अध्यक्ष लोकसभा को भंग करने के होने के पश्चात अगली लोकसभा तक तत्काल अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। अब आते हैं इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन पर। तो लोकसभा सभापति के पैनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है सही नहीं है? तो सभापति का पैनल केवल शासक दल से लिया जाता है। क्वेश्चन है इसका 95 का ऑप्शन का है डायरेक्ट आंसर सी। क्या है इसका आंसर? सी, केवल 3। तो 3 पढ़ लीजिए। सभापति का पैनल 10 सदस्यों से मिलकर बना होता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन में नहीं होते हैं तब इन सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति नियुक्त कर लिया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बी नंबर का। बी नंबर पर क्या दिया है? चैपरेल वनस्पति ताइगा टैगा जलवायु में पाई जाती है। ये सही नहीं है। इसके बाद आता है कावेरी नदी की घाटी सुविकसित है। क्या लिखा है? कावेरी नदी की घाटी सुविकसित है या अलकनंदा नदी की घाटी अभी विकसित हो रही है, कृष्णा नदी की घाटी वो। तो इसका आंसर क्या है 97 का? बी। ये दोनों ही सही हैं। कौन से हैं? 1 और 2। कावेरी नदी की घाटी सुविकसित है और अलकनंदा नदी की घाटी अभी विकसित हो रही है। अब आते हैं 98 नंबर पर। कोपेनहेगन द्वारा किए गए भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार विशाल उत्तरी मैदान किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? CWG के द्वारा, जलवायु द्वारा। निम्नलिखित में से स्थानों में से किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? तो कौन से स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? कितना अच्छा क्वेश्चन आया था। इसके पहले सीरीज में आया था सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो बस अगर सीरीज का देख लेते तो थोड़ा बन जाता। तो सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ रायपुर में। कहाँ होती है? रायपुर में। अब आते हैं हम 100वें नंबर क्वेश्चन पर। तो लिखा है किस देश की सीमा दक्षिण अफ्रीका के साथ साझा नहीं करती है? तो किस देश की? जाम्बिया की। आप मैप देख सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस देश की सीमा का साझा नहीं करती है। अब आते हैं हम 101 नंबर क्वेश्चन पर। तो अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसका विचार? 101 का सी है। क्या है ना? ये दोनों ही हैं इसके। क्या है आंसर? दोनों ही हैं। तो माने कि इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच संतुलित की सीमा के रूप में निर्धारित की गई और हड़प्पा लिपि की। और दूसरा है इस संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह जम्मू और मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र को मिला लेने की समर्थ हुई। अब आता है 102 हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है 102 में से? डी नंबर का। यह मेलुहा के लोग के संबंध रखती है। क्या? यह मेलुहा के लोगों से संबंध रखती है। अब आते हैं हम 103 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैंगे 103 नंबर पर? कौन सा है? बी। क्या है इसका आंसर? बी, केवल 2। हिंदू धार्मिक विचारधारा तथा प्रथा में सुधार के उद्देश्य से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अथवा नमक अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? डी नंबर का, कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफलता होने के बाद अभियान प्रारंभ हुआ था। ये सही नहीं है।
अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब स्थापित की गई थी? तो कब स्थापित की गई थी? 1889 में। ये है इसका आंसर। अब आते हैं 106 नंबर पर। तम तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम जिसमें सम्मिलित था। उसमें ऑप्शन है ABCD। तो कौन सा है इसका आंसर? डी, आज का केरल, तेलंगाना और कर्नाटक। इसको ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली संकल्प की सूचना किससे संबंधित होनी चाहिए? तो किससे संबंधित होनी चाहिए? महासचिव लोकसभा। ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं 108 पे। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? ए नंबर का। यह लोकसभा के 15 सदस्यों और राज्यसभा के 7 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। ठीक ना। अब आते हैं 109 नंबर पर। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सा से सही है। ठीक ना। तो इसका कौन सा आंसर है? ए मीन्स केवल 2। अध्यक्ष द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने पर शपथ लेना अथवा प्रतिज्ञा करना, उस पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित नहीं है। अब आते हैं हम 110 पर। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई? देख लीजिए, यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी 20 प्रश्नों के लिए प्रयास करता है और उसे 72 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए गए हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए गए हैं। तो उसके द्वारा कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया गया है? तो कितने अंकों का दिया गया है? 16। कितने अंकों का? 16 अंकों का। इसको आपको करके देख सकते हैं। अब लिखा गया है निम्नलिखित में से किस में सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे तीन क्रमांक सम संख्याओं का गुणनफल सटीक रूप से विभाज्य होगा? तो 112 का कौन सा है? सी, 48 नंबर। अब देखिए, यहाँ आया है 113। ए का 15% और बी का 30% दुगना है। बी के 30% का दुगना है तो ए और बी के बीच का अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा? डी होगा, 4:1 होगा। इसको ध्यान रखना। स्वर्ण का मूल्य उसके भार के घन के अनुरूप प्रत्यक्षता परिवर्तित होता है और स्वर्ण के एक टुकड़े जिसका वजन 20 डेसीग्राम है की एक कीमत 1000 है। यदि यह दो टुकड़ों में टूट जाता है जिनके वजन 2:3 के अनुपात में है तो लाभ या हानि कितना होगा? तो कितना लाभ या हानि होगा? 720 की हानि होगी। ठीक ना। इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर हल कर रहे हैं। हल क्वेश्चन आपको ये दिखवा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सही कितने हुए वो कर रहे हैं, हल नहीं करवा रहे हैं। हल करवाएंगे तो जब अलग बताएंगे, उसको समझाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 115 का कौन सा आंसर है? बी। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ एक ब्याज की एक नियत दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत एक राशि 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, यह राशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? ए मीन्स 20 वर्षों में। अब देख लीजिए, 117 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितने तरीकों से 6 अलग अलग गेंदें 5 भिन्न भिन्न डब्बों में रखी जा सकती हैं? तो कितने तरीकों से रखी जा सकती हैं? 15,625। कितनी तरीकों से? 15,625। 118 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक तार की लंबाई 6 मीटर है और इसको इस तरह खींचकर लंबा किया जाता है कि उसकी त्रिज्या 20% कम हो जाती है। उस तार की लंबाई की वृद्धि का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसका मान? 56.25%। ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे। ए से जे तक की वर्णमाला को क्रमशः 0 से 9 तक दी गई संख्याएं और करते हैं तो कौन सा ए जी जे और माइनस सी ई जी प्लस ई डी बी का मान होगा? तो कौन सा मान होगा इसका? सी एफ ई। ठीक ना, सी एफ ई, ए नंबर। ठीक। अब इसके बाद आते हैं, ए एक ऐसा सबसे छोटा घन पूर्णांक है जिसे 9 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है। बी एक ऐसा सबसे छोटा घन पूर्णांक है जिसे जब 9 और 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है। ए माइनस बी का मान ज्ञात करिए। तो ए माइनस बी का मान कितना है? ए मीन्स 3 है। ठीक ना। इसको ध्यान रखना है। अब 121 नंबर क्वेश्चन पे बोलता है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहें और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहें और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें और अभी आगे भी इसी तरह कहें तो उत्तर नॉर्थ को क्या कहेंगे? तो उत्तर नॉर्थ को क्या कहेंगे? सी नंबर कहेंगे। सी मीन्स उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। यदि बीते हुए कल से पहले वाले दिन मंगलवार हो था तो शनिवार कब होगा? 122 नंबर का सी क्वेश्चन आया, परसों शनिवार होगा। कब होगा शनिवार? परसों होगा। कितना सरल क्वेश्चन आया था।
अब देखिए 123 लुप्त संख्या पूछी गई है। 123 में ए नंबर इसकी लुप्त संख्या है। क्या है इसकी? ए नंबर इसकी लुप्त संख्या है। ए मीन्स 9। और 124 में है यहाँ ए 100 बच्चों के एक समूह में निम्नलिखित में से 64 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो 53 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो 20 बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो कितने बच्चे ऐसा करेंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं? तो कितने बच्चे हैं 124 के? 3 बच्चे हैं जो ना फुटबॉल खेलते हैं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब 125 का है डी आंसर। यदि 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी और बी की आयु 9 वर्ष थी और पिछले वर्ष के पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसका आंसर है डी 5 वर्ष। क्या है इसका आंसर? 5 वर्ष। तो ये था हमारा आज का पूरा संपूर्ण पेपर जो असिस्टेंट कमांडर के लिए परीक्षा के लिए किया गया था। और आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको अगर लेटेस्ट पेपर की बिल्कुल सबसे जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, जिससे कि जो नया से नया पेपर हो मैं आपको तुरंत उसको करके आपके पास पहुंचा सकूं। ठीक, धन्यवाद।